हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिंदी साहित्य से रिलेटेड परीक्षाओं में कई सारे प्रश्नों को पूछा जा रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है और जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे और उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य का दोनों का सम्मिलित रूप होता है। यानी साहित्य में न तो हमारा केवल गद्य है और न ही केवल पद्य है। साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य की विभिन्न जो रचनाएं हैं वो हमारा सम्मिलित है साहित्य में। और इसका इतिहास मतलब कब से यह प्रारंभ हुआ, तो देखिए पहले इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का ये एक प्रोफेसर के अनुसार इसको परिभाषित किया गया है कि एक ऐसा दर्शन जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान कराता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास मतलब बीत गया है, और जो बीता हुआ तथ्य जो छोड़े गए हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा ही तो छोड़े गए हैं। यानी बहुत सटीक तरीके से देखिए उन्होंने परिभाषित कर दिया इतिहास को कि एक ऐसा दर्शन या एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी शिक्षा जो पूर्वजों द्वारा हमें प्रदान की जाती है, वही इतिहास कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए इतिहास का क्या है कि ऐसा ही था। इति मतलब बीती हुई हास्य में कहानी आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो इतिहास का एक और अर्थ हो सकता है कि ऐसा ही था, जिस तरह का बीता हुआ है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसा विभिन्न तथ्यों को पढ़ने के बाद, जो भी आलेख उनको देखने के बाद एक इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि जो हमारा था भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में कुछ ऐसा ही था, और बीती हुई कहानी भी होती है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि हिंदी साहित्य क्या होता है कि गद्य और पद्य की सम्मिलित रूप से रचना को ही हम साहित्य बोलते हैं। और उसका इतिहास तो जो बीता हुआ है, कुछ इसी तरह का बीता हुआ है, उसको इतिहास कहा जाता है। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, इसका सर्वप्रथम प्रयास विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इसको याद रखने वाली चीज़ है, परीक्षाओं में आता है कि हिंदी का काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जबकि ये हमारे इंडिया के मतलब कि भारत के कवि नहीं है, फिर भी इन्होंने इसका जो काल विभाजन का जो प्रक्रिया था इसको इन्होंने प्रारंभ किया था। और ये देखिए, अब काल विभाजन जो हमारे हिंदी साहित्य के काल विभाजन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सन लिखा हुआ है, ये सन के लेकर विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। कई विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। आदिकाल जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्ति का 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीति का 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, तथा आधुनिक का 1850 ईस्वी से आदिकाल तक, यानी कि अब तक। इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसमें आपको कई चीज़ देखने को मिलेगा। कहीं कहीं ये जो 1000 है इसको 650 ईस्वी भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसलिए मैंने ये सारे जो भी तथ्य हैं इनको लिखा है और यहाँ पे नाम दर्शा दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो भी काल विभाजन है इसको आप लोग देख रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब एक एक को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही संक्षिप्त रूप से, और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर ही चलेंगे। तो चलिए अब आदिकाल का अध्ययन करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा का कहा है। देखिए, चारण काल जो हमारे हिंदी साहित्य काल विभाजन के एक तरह से मान लीजिए जो जनक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने आदिकाल को चारण काल के नाम से कहा है। मिश्र बंधु, इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। बीजोपन काल हो गया है, 2 बार हो गया है बीजोपन काल। ये इसलिए हमने लिखा है क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। ऐसे लिख देगा कि आदिकाल को चारण काल कहा है निम्न में से। अब हमको जब याद रहेगा तब ना। तो देखिए, आदिकाल एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों लोगों ने आदिकाल नाम दिया है।
अब यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजपन काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल तथा वीरगाथा काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से नामित किया है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल कहा है। दो चीज यहाँ देखने को मिल सकता है, चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी नामकरण किया तथा राम कुमार वर्मा जी ने भी, तथा इसी तरह से आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों लोगों ने इसका नाम दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, आदिकाल से रिलेटेड जो अगला हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देखते हैं कि उसमें आदिकाल साहित्य के प्रमुख रूप। आदिकाल साहित्य के कई सारे रूप थे, लेकिन जो मुख्य रूप हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राध्य साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य व लौकिक साहित्य। अब एक एक करके देखते हैं कि सिद्ध साहित्य में क्या था। तो सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनका समाकलन देखने को मिलता था। जो सिद्ध साहित्य उसमें बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसका संकलन मिलता है। तब सिद्धों ने जो भी तंत्र मंत्र से जो सिद्ध की प्राप्ति की चाह रखते थे, उनके द्वारा जन भाषा में जो भी साहित्य लिखा गया उन्हीं को सिद्ध साहित्य के कैटेगरी में रखा गया। सिद्ध जो कुछ भी लिख देते थे, उस समय की जो बोलियां रहती थी, जो उनका बोलचाल की भाषा थी, उस भाषा में जो भी वो लिख देते थे वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता था। और हमने बता दिया कि सिद्धों की जो संख्या थी 84 थी, 84 सिद्ध थे, जिसमें से प्रमुख जो हैं सरहपा थे, सबरपा थे, कर्णपा थे, और भी कई महत्वपूर्ण लोग थे, लेकिन जो मुख्य रूप से 3 लोग जो सरहपा, सबरपा व कर्णपा। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य में नाथ पंथ के द्वारा जितने भी रचनाएं थी उनका संग्रहण मिलता है, और नाथ पंथ के प्रवर्तक थे बाबा गोरखनाथ, और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। अब नाथ पंथों की संख्या 9 मानी जाती है, कि जो नाथ थे वो भी 9 थे, जिसमें से जो प्रमुख थे आदिनाथ थे, उसके बाद जलंधर नाथ थे, मच्छंदर नाथ थे, उसके बाद गोरखनाथ थे, और भी कई लोग हैं, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ, लेकिन जो प्रमुख हैं कि आदिनाथ, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ, और गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। अब आगे देखिए राध्य साहित्य। तो राध्य साहित्य में जो हमारे राजस्थानी जो भी रचनाएं हैं उनका संग्रहण मिलता है। जैन साहित्य में जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का संग्रहण मिलता है। रासो साहित्य में रासो से जितने भी रचनाएं थे वो सब रासो साहित्य में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, ये सब रासो साहित्य। अब यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए कि आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जो मुख्य है वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी हम इससे रिलेटेड आदिकाल से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 10-20 जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम देंगे उसमें। तो देखिए कि आदिकाल के प्रमुख कवि जो हैं उनको देखिए और उनकी प्रमुख रचनाएं। यह चंदबरदाई द्वारा लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासो है प्रथम महाकाव्यकार है, और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। उसके बाद नरपति नाल के द्वारा लिखा हुआ है विशल देव रासो। जगन्निक के द्वारा लिखा गया है परमाल रासो। विद्यापति इनके द्वारा 2 प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। सरहपा इन्होंने दोहा कोश लिखा। स्वयंभू इनकी प्रमुख रचनाएं पौन चरियू। दलपति विजय जो खुमाड़ रासो लिखे हैं। कर्णपा का कर्णपाल गीतिका। जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचना को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखते हैं इससे आदिकाल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चंदबरदाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे, तथा अमीर खुसरो दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो का जो मूल नाम था अबुल हसन था,
जो अमीर खुसरो नाम दिया गया है, ये सुल्तान जलालुद्दीन के द्वारा ही इनको पुरस्कार के तौर पे दिया गया है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है और इन्हीं को वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है तथा वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वो चंद बरदाई है। ये प्रश्न आता है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो चंद बरदाई हैं। और चंद बरदाई ही हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यकार हैं और इनकी जो काव्य रचना थी पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो और हम और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद।